सबसे पहले हम समझेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन: एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? तो जब हमारा कन्वर्जन अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहेंगे। जब किसी रिएक्शन में हमें रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है तो उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। और जब कभी हमारा सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड का कन्वर्जन देखने को मिलता है तो उसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ हमें पढ़ना है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक आप समझते हैं कि क्या, डबल बॉन्ड विथ हमारा एक रिंग में होना चाहिए, तो उसे हम एरोमेटिक कहेंगे। तो देयर इज़ अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड above and below the aromatic ring. These pi electron are loosely held as compared to the sigma electron and are easily available to electrophile। मतलब कि हमारे एरोमेटिक रिंग के एबव में और बिलो में पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से लूजली हमारा हेल्ड होते हैं, और जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन ईजिली हमारा अवेलेबल होते हैं फॉर इलेक्ट्रोफाइल के लिए। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड का एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। और यही नहीं बल्कि जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन जो हमारे एबव और बिलो में प्रेजेंट होते हैं एरोमेटिक रिंग के, वो कहीं ना कहीं उस रिंग के कार्बन को सील्ड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। किससे? इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से उन्हें बचाते हैं। अब नेक्स्ट है द एरेनियम आयन मैकेनिज़्म। अब इस एरेनियम आयन मैकेनिज़्म हम यहाँ समझेंगे। तो एरेनियम आयन क्या होता है? तो जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किसी सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, तो सबस्ट्रेट क्या है? तो सबस्ट्रेट एक सब्सटेंस होता है या कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड जिस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो अटैक करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट फॉर्म्ड मिलता है उसे हम लोग एरेनियम आयन कहेंगे, या उसे हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, या बेंजोनियम आयन भी कह सकते हैं, या साइक्लोहेक्साडाइइनाइल कैटायन भी कह सकते हैं। इस मैकेनिज़्म में बेंजोनॉइड सिस्टम और लिविंग ग्रुप ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं इन सेकेंड स्टेप। और तो और जो हमारा ये मैकेनिज़्म होता है कि टेट्राहेड्रल मैकेनिज़्म से थोड़ा बहुत रिजेंबल यानी कि सिमिलर होता है, लेकिन जो इसमें चेंजेस पाए जाते हैं वो रिवर्स होते हैं। अब इसके हम लोग मैकेनिज़्म को समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हम लोगों का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है अटैक के लिए, वो में भी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और डायपोल का मतलब कि 2 चार्ज हमारा वो कंटेन कर सकता है। क्या होता है कि इसमें एरेनियम आयन जो होता है वो इस्टेब्लिश्ड बाय रेजोनेंस। इसका मतलब कि जो हमारा एरेनियम आयन है वो हमारा इस्टेब्लिश्ड होता है बाय रेजोनेंस, यानी कि हमें यहाँ पे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोफाइल हमारा सबस्ट्रेट पर अटैक करता है तो हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। टोटल 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे, और फाइनली और उन तीनों को मिलाकर एक हमारा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कि हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, या रेजोनेंस एस्टेब्लिश्ड एरेनियम आयन भी कहेंगे। लेकिन इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो कम होगी अकॉर्डिंग टू द एरोमेटिक सिस्टम, यानी कि जो हम लोग का पेरेंट एरोमेटिक सिस्टम होगा, यानी कि जो हमारा सबस्ट्रेट होगा उसके कंपैरिजन में हमारा ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स का रेजोनेंस एनर्जी हमारा कम होगा। लेकिन जब हम लोग सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि जब हमारा सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरेनियम आयन जो हमें यहाँ पे ऑब्टेन्ड हुआ है, ये हमारे एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा जिसके वजह से रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, और फाइनली हमें एक ऐसा स्टेट मिलेगा एरोमेटिक स्टेट जो कि मोस्ट स्टेबल होगा, और यहाँ पर हमारा मैकेनिज़्म खत्म। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप ये याद रखेंगे कि जो इसमें मैकेनिज़्म का फर्स्ट स्टेप होता है ये हम लोगों का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जो कि स्लो होता है, लेकिन सेकंड स्टेप जो होता है वो हम लोग का फास्ट स्टेप होता है। तो अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस फॉर द एरेनियम आयन मैकेनिज़्म। हमें एमएससी में आए हम तो हमें किसी भी मैकेनिज़्म अगर हम पढ़ते हैं तो उसका हमें एविडेंस देखने को दिया ही जाएगा। तो सबसे पहला आइसोलेशन ऑफ एरेनियम आयन इंटरमीडिएट। तो इसमें आप यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं, तो इस रिएक्शन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो हम यहाँ पे ऊपर में मैकेनिज़्म बताए हैं उसी से ये हमारा रिजेंबल हो रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर एरेनियम आयन एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन दिख रहा है, और फर्दर हमें यहाँ पर एक प्रोटॉन का
लॉस देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोगों का अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द एरेनियम आयन मैकेनिज्म इज़ द आइसोलेशन ऑफ एरेनियम आयन, यानी कि आइसोलेशन ऑफ एरेनियम आयन जो है ये खुद ही एक एरेनियम आयन मैकेनिज्म का हमारा एविडेंस है। ठीक है। सेकंड हमारा जो एविडेंस है वो है आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट, आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है? अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू डिफरेंस इन आइसोटोप प्रेजेंट इन द रिएक्शन सिस्टम इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या होता है आइसोटोपिक इफेक्ट? तो जो ये समझिए कि अगर एक ऐसा रिएक्शन सिस्टम है, उस रिएक्शन सिस्टम में अगर हमारे डिफरेंट आइसोटोप प्रेजेंट हैं और उन डिफरेंट आइसोटोप के प्रेजेंट होने की वजह से उस रिएक्शन में, उस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन हमें डिफरेंट ऑब्टेंड हो रहे हैं, तो ऐसे इफ़ेक्ट को हम लोग आइसोटोपिक इफ़ेक्ट कहेंगे। रिएक्शन में क्या होगा कि इफ़ द प्रोटॉन इज़ लॉस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इसके पहले कि प्रोटॉन लॉस हो, हमारा इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर हमारा अराइव हो जाए यानी कि पहुँच जाए, या अगर किसी रिएक्शन में हमें ये मिले कि अराइवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन आर अकर वेरी साइमल्टेनियसली, यानी कि बहुत ही लगातार हमें ये देखने को ऑब्टेंड हो रहा है, तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि इन रिएक्शन में हमें आइसोटोपिक इफेक्ट हमें ऑब्टेंड किए जा सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरेटेड सब्सटेंसेस शुड अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन मोर इजली देन द अनड्यूरेटेड सबस्ट्रेट because in each case the carbon hydrogen bond is broken in the rate determining step। जो हमारे ड्यूरेटेड सब्सटेंस होते हैं, ड्यूरेटेड सब्सटेंस मतलब कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और अनड्यूरेटेड जिसमें हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अनड्यूरेटेड सबस्ट्रेट में हमें क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ड्यूरेटेड सब्सटेंस में या उन सबस्ट्रेट में हमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑब्टेंड होंगे और हमें उन्हें तोड़ना होगा, और उन्हें ब्रेक करने में हमें टाइम लगेगा, और जिस टाइम की वजह से हमारा ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है, और इसीलिए हम इसे कहेंगे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होगा। एरेनियम आयन मैकेनिज्म इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ नॉट ब्रोकन इन RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटते हैं। एरेनियम आयन मैकेनिज्म में हमारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमारे एरेनियम आयन मैकेनिज्म में कोई भी आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं पाया जाएगा। अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं तो वहाँ पे हमें आइसोटोपिक इफेक्ट मिलेगा, लेकिन जहाँ अगर हमें आइसोटोपिक इफेक्ट मिला तो वो हम लोगों का एरेनियम आयन मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक बहुत ही एविडेंस दे सकता है एरेनियम आयन मैकेनिज्म के लिए। एक एग्जांपल है इसका, द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ ड्यूटेरियो एंड ट्राइटियो बेंजीन आर द सेम एज द रेट ऑफ बेंजीन, यानी कि हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि हमारे दो स्टेप्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि लॉस ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारा RDS नहीं होगा इस रिएक्शन में। इसका मतलब कि ये हम लोगों का आइसोटोपिक इफेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, और आइसोटोपिक इफेक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब कि हम लोग का एरेनियम आयन मैकेनिज्म को ये फॉलो कर रहा है। एनर्जी प्रोफाइल फॉर अ टिपिकल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल। अब हम एक एनर्जी प्रोफाइल देखेंगे किसी एक टिपिकल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो ये एक हम लोगों का एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल हम लोग कह सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि एक रिएक्टेंट है और वो रिएक्ट हो रहे हैं, और फिर हमें एक ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट मिल रहा है, फिर कुछ इंटरमीडिएट हो रहे हैं, फिर ट्रांजिशन स्टेट सेकंड मिलेगा, और फाइनली हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। और ये जो हमारा फिगर है ये हम लोगों का किस ग्राफ है, ये हम लोगों का एनर्जी वर्सेस रेडिएशन कोऑर्डिनेट के बीच में ये हमारा बना हुआ है। क्या है हमारा एनर्जी प्रोफाइल? रेजोनेंस एनर्जी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स विल बी मच स्मॉलर देन डैट ऑफ बेंजीन, यानी कि जो भी हम लोग का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, यानी कि जो हम लोग का ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और सेकंड में जो भी हमारा फॉर्म हो रहा है उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो हम लोग की कम होगी। किससे? बेंजीन से। और बेंजीन हमारा क्या है? रिएक्टेंट। तो ये हम लोग आगे हमने आपको पिछले ही टॉपिक में भी बताया था, अभी जब हम आपको एरेनियम आयन मैकेनिज्म बता रहे थे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि स्टेप 1 में कि जो हम लोग का सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसकी रेजोनेंस एनर्जी तो
रेजोनेटिव स्ट्रक्चर तो हमें ऑब्टेंड होगा, लेकिन उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो हमारी कम होती है एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट एरोमेटिक सिस्टम से। तो सेम हमारा यहाँ पे यही हुआ है कि जो भी हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो उसके पेरेंट एरोमेटिक सिस्टम से कम है। लेकिन बट बाय द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, लेकिन जैसे यहाँ से हम लोगों का प्रोटॉन का रिमूवल होगा द मॉलिक्यूल कैन कन्वर्ट टू द बेंजोनॉइड सिस्टम। लेकिन जैसे ही हमारा प्रोटॉन का रिमूवल होगा ये हमारा वापस से रिवर्स अपने स्टेबल फॉर्म में, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में ये चला जाएगा। हम एक इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल लेकर के इसे और अच्छे से समझते हैं। तो इस फिगर में आपको ये दिख रहा है द इलेक्ट्रोफाइल और नाइट्रोनियम। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफाइल को क्या लिए हैं, नाइट्रोनियम NO2, ठीक है। अटैक टू द बेंजीन रिंग, ये हमारे बेंजीन रिंग पर अटैक कर रहा है, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं। और रिएक्ट होने के बाद द कॉम्प्लेक्स इज प्रोसीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट। इन रिएक्टेंट से हमें एक प्रोडक्ट मिला है जो कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, और एक कॉम्प्लेक्स हम लोगों का फॉर्मेशन हुआ है बाय डेल जी। इनके बीच में डिफरेंस एनर्जी लेवल है डेल जी। और ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट जिसे हम कहेंगे, इन ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा न्यू कोवलेंट बॉन्ड इज इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड। जो हम लोग का न्यू कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, यहाँ देख रहे हैं NO2 जो है वो हम लोग का कम्प्लीटली अटैच नहीं हुआ है हमारे इस बेंजीन रिंग से, तो इनकम्प्लीटली फॉर्म्ड हुआ है। द प्रोडक्ट वायर ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, अब हमारे ये आगे प्रोसीड होगा ट्रांजिशन स्टेट सेकंड में। और यहाँ पर क्या है कि इनकम्प्लीटली ब्रोकन, और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि हमारा NO2 जो है वो हम लोग का इस बेंजीन रिंग से बिल्कुल ज्वाइन हो गया है, लेकिन जो हमारा H+ था, जो हमारा H था, वो हमारा अब क्या इनकम्प्लीटली ब्रोकन हो गया, जो कि हम डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो किए हुए हैं। Single energy profile can be drawn from the substituted aromatic ring, and the rate of substitution at ortho, para and meta position depend on the weight energy barrier del G between the reactant and transition state। इसका मतलब कि हम लोग एक सिंगल एनर्जी प्रोफाइल भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एरोमेटिक रिंग का, और उसके जो रेट ऑफ रिएक्शन उनके डिपेंड करेगा उसके ऑर्थोमेटा पे और पैरा पोजीशन पर, और उनके वेट एनर्जी बैरियर और डेल जी जो कि रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में पाया जाएगा, उन सभी पर ही हमारा डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा। अब नेक्स्ट है हमारा एविडेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इसमें हम पहले ये रिएक्शन देखते हैं। इसमें रिएक्टेंट हमारे बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल है, फिर पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, देन हमारा प्रोडक्ट है। तो अभी तक हम एरेनियम आयन मैकेनिज्म में आपको ये बताएं कि हमारे रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्ट करते हैं, अटैक होता है, फिर हमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिलता है। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है, उसके पहले हमारा एक पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। क्या है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डैट, ये देखा गया है कि इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन अ पाई कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड फर्स्ट, यानी कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बनने के पहले हमारा एक पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, देन इट कन्वर्टेड टू द एरेनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो कि हम लोग का बाद में कन्वर्ट होकर के सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर एरेनियम आयन बनता है। द पाई कॉम्प्लेक्स डू नॉट इन्वॉल्व इन एक्चुअल बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा रिएक्टेंट यानी जो हमारा बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में जब अटैक होता है तो जो पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इस पाई कॉम्प्लेक्स में हमारा एक्चुअल बॉन्डिंग इलेक्ट्रोफाइल के साथ नहीं बन पाता है। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि एक एरो के थ्रू बेंजीन का जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल से हम एक एरो के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को रखे हैं, यानी कि एक एक्चुअल बॉन्डिंग हमारे इलेक्ट्रोफाइल के और एरोमेटिक रिंग के बीच में कोई एक एक्चुअल बॉन्डिंग हमारा नहीं बनी है, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बगल में नियरर में कहीं पर है, वो हेल्ड है। तो लाइन है हमारा, बट द इलेक्ट्रोफाइल इज हेल्ड नियर द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एरोमेटिक रिंग। लेकिन फर्दर जब ये रिएक्शन आगे बढ़ता है इन सिग्मा कॉम्प्लेक्स में देयर इज़ अ एक्चुअल बॉन्डिंग। आप यहाँ देख रहे हो कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स है हमारा एरोमेटिक रिंग से हमारा डायरेक्ट हमारा इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन दोनों ही हमारा अटैच है, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल केमिकल बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ये हम लोगों का एक एविडेंस है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस। सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में। एक केस हम यहाँ पे एग्जांपल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन बेंजीन इज़ ट्रीटेड विद HCl अलोन, जब हम लोग बेंजीन को केवल HCl के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं तो एक पाई कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है जो कि कलरलेस होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है, मतलब वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
ऑन द अदर हैंड जब हम लोग बेंजीन को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 सोल्यूशन, तो हमें क्या मिलता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन्ड होता है जो कि कलर्ड होता है और वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। तो ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेंजीन है, ऐसा बेंजीन जिसमें कि ऑलरेडी एक हमारा कोई ग्रुप है वो उसमें अटैच है और उसकी वजह से जब इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल हमारा उस बेंजीन रिंग में कौन सा पोजीशन लेगा, तो इसके लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना है। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, जो भी हमारा अटैकिंग ग्रुप है या जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होगा हमारे बेंजीन पर, इन्हीं दोनों की वजह से हमें जो भी रिएक्शन देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कौन कौन से ग्रुप हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पहला हमें मिलेगा देखने को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये दोनों ग्रुप हम पहले समझ लेते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के साथ साथ एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होना चाहिए। अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कौन कौन से हो सकते हैं, सारे एग्जांपल आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के साथ साथ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं जिसमें कि केवल हमारे हेलोजेंस आते हैं। और मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जो कि यहाँ पे सारे आपको नाम यहाँ दिए गए हैं। अब सबसे पहले है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप के यहाँ पर पूरे मैकेनिज़्म है, लेकिन ये कैसे मैकेनिज़्म है एक्चुअली में इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो वे है। पहला तो हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या होगा कि हमारा जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, यहाँ पर हमारा कौन सा यहाँ पर ग्रुप यहाँ पर अटैच है NH2 के साथ N पर हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, लोन पेयर है, यानी कि जो भी हमारा की एटम है उसके पास हमारे लोन पेयर है। तो ऐसे ग्रुप, ऐसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग जिसमें हमारे पहले से ही की एटम के पास लोन पेयर अटैच हों, तो वहाँ क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज़ हो जाएगी थ्रू कंजुगेशन। और यहाँ पर RM+R और +M इफ़ेक्ट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो भी हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक कर रहा है वो हमारा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही जाकर अटैच होगा, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि हमारा ऐसा ग्रुप उसके साथ अटैच है। अगर NH2 अटैच ना होता है, इसके बजाय हमारा NO2 होता तो फिर हमारा एक अलग प्रोसेस होता। यहाँ NH2 है और हम यहाँ देख रहे हैं कि NH2 हम बताएं कि हमें लर्न करना होगा कि कौन सा हमारा एक्टिवेटिंग डायरेक्टिंग है, कौन सा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप में हमारा NH2 नेक्स्ट है हमारा। हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं एल्किल ग्रुप का। पहले तो हम NH2 देखें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप में, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं एल्किल ग्रुप का। तो एल्किल ग्रुप में भी सेम हमारा यही होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर किसी बेंजीन में हमारा एल्किल ग्रुप अटैच है तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर रीज़न कुछ और होगा। यहाँ पर हमें +M+R इफ़ेक्ट और कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से हमें यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, या हम ये कह सकते हैं कि +I इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा रिज़ल्ट जो होगा वो सेम होगा कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम इसे ये कह सकते हैं कि ये हमारे डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब सेकंड है हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसमें हमारा सिर्फ हैलोजेंस आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सभी हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं कि ये सारे ग्रुप जो होते हैं ये हमारे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर हमें दो इफ़ेक्ट एक साथ देखने को मिलते हैं।
उस दो इफेक्ट में हमारा हाइपर कंजुगेशन और कंजुगेशन क्या, ये हम कह सकते हैं कि प्लस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, इसलिए ये डीएक्टिवेटर होते हैं, क्योंकि जब ये बेंजीन के साथ अटैच होते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो होता है ये मोर स्ट्रॉन्ग होता है देन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑफ रेजोनेंस। और इसके साथ ये भी देखा गया है कि जब कोई हैलोजन ग्रुप किसी बेंजीन के साथ अटैच हो रहा है तो वो रिंग के बेंजीन के सारे पोजीशन को डीएक्टिवेट कर दे रहा है, क्योंकि हमें सारे पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल इंडक्टिविटी देखने को मिल रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉ हो रहे हैं। लेकिन ये पार्शली होता है, पार्शली हमें ये दिख रहा है कि ये जो डीएक्टिवेटर है ये सभी पोजीशन के साथ साथ हमें ये दिख रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमें एक और इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो कि रेजोनेंस का रीज़न बन रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन हमें दिख रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। और सभी पोजीशन पे हमारे जो है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है, लेकिन मेटा पोजीशन हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेशन रेजोनेंस के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो मेटा पोजीशन होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डीएक्टिवेटेड पोजीशन होता है। और ऑर्थो और पैरा जो होते हैं ये ऐसे दो पोजीशन होते हैं जिनमें हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर भी दिखता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर भी दिखता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर हमारा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये हमारे डीएक्टिवेटर की तरह बिहेव करने लगते हैं। और जब ये हमारे डीएक्टिवेटर की तरह बिहेव करते हैं तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कि हैलोजेंस जो हैं वो हमारे डायरेक्टर्स भी हैं और हमारे वो डीएक्टिवेटर्स भी हैं। हैलोजेंस में जब हम लोग माइनस आई इफेक्ट की वजह से अगर हम लोग ट्रेंड देखेंगे तो फ्लोरीन हमारा मोस्ट डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। लेकिन अगर हम लोग प्लस आर इफेक्ट की वजह से देखेंगे तो हमारा सबसे लीस्ट डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फ्लोरीन होगा और सबसे मोस्ट जो होगा वो हमारा आयोडीन होगा। यानी कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट ये दोनों ही एक दूसरे के कम्प्लीटली रिवर्स ऑर्डर में होंगे। रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो हमारा रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जिन ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग देखी जाती है वो मिसमैच कंपेरेबल साइज के होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कार्बन के जो रिंग कार्बन के पी ऑर्बिटल मिलेंगे और हैलोजन के पी ऑर्बिटल होंगे। तो रिंग कार्बन के जो ऑर्बिटल होंगे वो 2p ऑर्बिटल में इन्वॉल्व होंगे और कार्बन हैलोजन के 2p, 3p, 4p और 5p में इन्वॉल्व होगा। और जितना अच्छा ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा उतना ही अच्छा हमारा ग्रेटर आर इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा हैलोजन में क्लोरीन है जो कि 3p ऑर्बिटल में इन्वॉल्व होता है, तो क्लोरीन का 3p और हमारे रिंग कार्बन का 2p, तो ये दोनों हमारे कंपेरेबल साइज के नहीं है। क्लोरीन जो है वो हमारे रिंग कार्बन के ऑर्बिटल से बड़ा है, ब्रोमीन हमारा 4p में इन्वॉल्व होता है, ये भी हमारे रिंग कार्बन के 2p ऑर्बिटल से बड़ा है। आयोडीन हमारा 5p ऑर्बिटल में इन्वॉल्व होता है और ये भी हमारे रिंग कार्बन के 2p ऑर्बिटल के साइज से बड़ा है। यानी कि ये तीनों के तीनों जो हैं ये हमारा वीक प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग जो होता है वो मिसमैच होता है बिकॉज ऑफ नॉन कंपेरेबल साइज़। लेकिन हमारा जो फ्लोरीन होता है उसका 2p ऑर्बिटल में इन्वॉल्व होता है और हमारा रिंग कार्बन भी जो है वो 2p ऑर्बिटल में इन्वॉल्व होता है, तो हमको यहाँ पे बेटर ओवरलैपिंग मिलता है और रिजल्ट हमें ये दिखता है कि हमारा ग्रेटर प्लस आर इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो अब इसमें मेटा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप आते हैं ये हम पीछे बता चुके हैं। व्हेन द की एटम इज अटैच्ड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो पैरा पोजिशन थ्रू कंजुगेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कोई बेंजीन है और उससे कोई की एटम जुड़ा है और वो की एटम किसी ऐसे एटम से जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस की एटम से ज़्यादा है और वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से वो उससे अटैच है, तो जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन में वो सारे हमारे अट्रैक्ट होने लगेंगे उसकी तरफ थ्रू कंजुगेशन, या हम ये कह सकते हैं माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। और ऐसा होने की वजह से मेटा पोजीशन जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी और जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो मेटा पोजीशन पर जाकर के अटैच हो जाएंगे। और ऐसे हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन के जब सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे दूसरी तरफ तो उनकी खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो ओवरऑल पूरे के पूरे बेंजीन रिंग की
जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन और इसी वजह से हम इसे डीएक्टिवेशन ऑफ द रिंग कहते हैं, और रिजल्टिंग में हमें डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये मोर डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये पहले भी बता चुके हैं कि ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो वे थे। एक था एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन चार्ज डेंसिटी और एक है हमारा बेस्ड ऑन कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। तो चार्ज डेंसिटी तो पढ़ चुके हैं, अब हमें ये कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पढ़ना है। तो इसमें हमारा सबसे पहला है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये हम पहले से ही पिछले जब हम लोग चार्ज डेंसिटी पढ़े तो ये जानते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या मतलब है। तो अब हम इसमें समझते हैं। तो यहाँ हम लोग ऑर्थो पैरा और मेटा इन तीनों ही पोजीशन पर अटैक करवाएं इलेक्ट्रोफाइल का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ऑर्थो पर अटैक कर रहा है तो हमारे पास क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, पैरा पर अटैक कराने का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और हमारे पास मेटा का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ओवरऑल। और हमारा हेलोजन है, तो हेलोजन हमारा ऑर्थो पैरा और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है बेंजीन रिंग के लिए। इस केस में क्या होता है कि ऑर्थो और पैरा अटैक जब हम करा रहे हैं तो हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें ऑर्थो अटैक में ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए और पैरा अटैक में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी, ये दोनों हमारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिस स्ट्रक्चर में हमें ये दिख रहा है कि हमारे जो एटम के जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है इनकम्परेबल ऑफ अदर। यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर है उन सभी स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी जो है दोनों में, इन दोनों के पास इनके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन बाकी सभी के पास नहीं है। इसका मतलब कि ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन होते हैं ये मोस्ट स्टेबल होंगे इन कंपेरिजन ऑफ मेटा अटैक। यानी कि हमें मेटा अटैक जब हम करवा रहे हैं तो हमें ऐसा कोई भी स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है जिसमें कि सारे एटम के जो ऑक्टेट है वो हमें कंप्लीट दिखे। लेकिन मेटा अटैक कराने पर पैरा अटैक और ऑर्थो अटैक कराने पर हमें ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहे हैं। तो नो सच स्ट्रक्चर ऑफ कंपेरेबल स्टेबिलिटी इज पॉसिबल इन केस ऑफ मेटा अटैक। दस द हेलोबेंजीन अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट मेटा पोजीशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसी वजह से जब हेलोबेंजीन की बात होगी तो वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर अटैच होंगे, ना कि हमारे मेटा पोजीशन पर, क्योंकि मेटा पोजीशन के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिससे कि हमारे एटम जो है वो कंप्लीट ऑक्टेट में स्टेबल कर सके। इस वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन जो होंगे वो एक्टिवेटेड होंगे, उनके पास माइनस आई इफेक्ट जो होंगे वो इंटेंसिवली हाई होगा। और हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी रिएक्टिविटी होगी वो हमारा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कंट्रोल हो रहा है, और जो हमारा ओरिएंटेशन है वो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से कंट्रोल हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर भी सेम हम लोग एक बेंजीन रिंग लेंगे और उससे हम एक की एटम को अटैच कराएंगे और उसके बाद उस पर ऑर्थो इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो अटैक, पैरा अटैक और मेटा अटैक कराएंगे और उनसे जुड़े रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलेंगे। तो क्या है, द ग्रुप कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन द की एटम एलिमेंट स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। मतलब कि अगर हमारे बेंजीन रिंग से कोई एक ऐसा ग्रुप जुड़ा जिसके पास के लोन पेयर है, उसके की एटम पर हमारा लोन पेयर हमारा अवेलेबल है, तो वो हमारे कार्बोकैटायन को एक ग्रेटर एक्सटेंट तक उसको स्टेबल करेगा। और जब भी हम कोई अटैक करवाते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल का, तो वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैक करेगा और वहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। इन प्रेफर टू मेटा पोजीशन को उतना प्रेफर नहीं करेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑर्थो और पैरा पर हमें एक स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड हो रहा है, जिसमें कि सारे एटम के कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा हमारा मेटा अटैक के केस में नहीं हो रहा है, और ये हम कह सकते हैं दस द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैच टू द ऑर्थो पैरा पोजीशन द ग्रुप आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड इलेक्ट्रॉन बाय सच ग्रुप इंक्रीजेज द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम्पेयर टू द बेंजीन इटसेल्फ। यानी कि अगर इस तरीके का अगर ग्रुप मिलता है और अटैक होता है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। और तो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वो बढ़ जाएगा बेंजीन
का खुद का अलग से कराते हैं या फिर अगर हम लोग उस पर कोई ग्रुप अटैच करके कराते हैं तो जिस पर हमारा ये ग्रुप अटैच होगा उसका जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा इन कंपेयर टू बेंजीन अलोन। तो इसे हम लोग इसीलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहेंगे। अब नेक्स्ट है मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, दिस सब्स्टिट्यूएंट विच आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और सो माइनस आई इफेक्ट। ये इसमें जो भी हमारे ग्रुप अटैच होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करते हैं और माइनस आई इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे रिंग के सारे पोजीशन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। और इनका जो डीएक्टिवेशन होता है वो अलोन बेंजीन यानी कि सिर्फ बेंजीन के साथ अगर देखा जाए तो उनके साथ भी हमारा डीएक्टिवेशन ही होता है। लेकिन इनका जो डीएक्टिवेटिंग पोजीशन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्थो और पैरा पर होगा कंपेयर टू द मेटा पोजीशन। द सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस स्लोअर रेट, और जो सब्स्टिट्यूशन इस पर जो हमारा सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा वो भी बहुत स्लो होगा। अगर हम सिर्फ एक बेंजीन के साथ भी कंपेयर करते हैं तो भी इनका सब्स्टिट्यूशन रेट जो होगा वो बहुत स्लो होगा। इस वजह से जो अगर ऐसे ग्रुप हमारे जुड़े हुए हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करते हैं तो वो हमारा मेटा पोजीशन पर जाकर के अटैच होंगे। हम यहाँ पर भी ये चीज़ शो किए ऑर्थो अटैक, मेटा अटैक और पैरा अटैक सब में शो किए हैं। तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि ऑर्थो और पैरा अटैक पर हमें जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो सारे हैं हमारे अनस्टेबल, यानी कि चार्ज जो हो रहे हैं वो हमारे इंटेंसिफिकेशन नहीं शो कर रहे हैं, यानी कि इनके पास मैक्सिमम चार्ज हो जा रहा है जिनके वजह से ये हमारे अनस्टेबल नेचर में शो कर रहे हैं। लेकिन मेटा अटैक के साथ ऐसा नहीं है। मेटा में जो भी हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें फाउंड किए जा रहे हैं वो सब इसे स्टेबल कर रहे हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अ थर्ड ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग। इसका मतलब कि अगर हमारा बेंजीन जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है और अगर किसी थर्ड ग्रुप को हमें बेंजीन में अगर अटैच कराना है तो हम किस मेथड को हम फॉलो करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 4 पॉइंट हैं। पहला है व्हेन बोथ ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि जो हमारे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उनमें जो भी हमारे 2 ग्रुप अटैच हैं वो अगर पहले से ही हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब कौन है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कौन कौन से आते हैं। तो देन द मोर पावरफुल ग्रुप, तो उन दोनों में जो पावरफुल ग्रुप होगा वो हमारे ओरिएंटेशन को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर जो हम डबल पावर एरो शो कर रहे हैं वो हमारा शो कर रहा है मोर पावरफुल, और जो सिंगल एरो वाला है वो हमारा शो कर रहा है लेस पावरफुल। ठीक है। सेकेंड है व्हेन बोथ ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, अगर हमारे दोनों के दोनों मेटा डायरेक्टिंग हैं तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस द थर्ड ग्रुप। तो थर्ड ग्रुप को हमें इंट्रोड्यूस कराना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन यहाँ पर जो ओरिएंटेशन होगा वो हमारा जो उन दोनों ग्रुप में से लेस पावरफुल होगा वो कंट्रोल करेगा। थर्ड है व्हेन वन ग्रुप इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जब एक ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और दूसरा मेटा डायरेक्टिंग होगा तो उस समय जो हमारा ओरिएंटेशन होगा वो रेनफोर्स होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर देंगे। और जो थर्ड ग्रुप होगा वो इंटायरली यानी कि पूरे हमारे बेंजीन में किसी एक पोजीशन को वो अटैच करेगा। फोर्थ है व्हेन वन ग्रुप इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जब एक हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और दूसरा हमारा मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो जो हमारा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा वो हमारा प्रेफरेंस लेगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के ऊपर। और अगर हम लोग ऑर्थो और पैरा के बीच में ओरिएंटेशन देखेंगे तो जो पैरा ओरिएंटेशन होगा हम उसे प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो पोजीशन, जिसका यहाँ पर एक एग्जांपल भी हम लिए हुए हैं नाइट्रेशन का। तो हमें ये दिख रहा है कि अगर हमारा यहाँ पर NO2 जो है वो ऑर्थो पर है तो सबसे लेस है, पैरा पर है तो सबसे मैक्सिमम है, और मेटा पर है तो वो मीडियम में है। तो सबसे कम हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन इन अदर रिंग सिस्टम। इसका मतलब कि बेंजीन तो हमारा एक ऐसा रिंग सिस्टम होता है जिसमें कि हमारे हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट पोजीशन पर होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बेंजीन या ऐसा कोई रिंग सिस्टम जिसमें कि हमारे इक्विवेलेंट हाइड्रोकार्बन या इक्विवेलेंट पोजीशन हमें न मिले तो फिर हम अपनी ओरिएंटेशन को कैसे हम फॉलो करेंगे हम लोग किस पोजीशन को प्रेफर करेंगे। तो इसे एक एग्जांपल से समझेंगे नेप्थलीन। तो नेप्थलीन में हमारे सिंपली 2 बेंजीन कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर अल्फ़ा पोजीशन दिख रहा है और बीटा पोजीशन दिख रहा है। हाँ, तो
अगर इस नेप्थलीन में अगर हमें चूज़ करना होगा कि हम किस पोजीशन को अटैक के लिए प्रेफर करेंगे, तो हम लोग अल्फ़ा पोजीशन को करेंगे। अल्फ़ा पोजीशन जो होगा वो हमारा मोर रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू द बीटा पोजीशन इन नेप्थलीन। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम लोग अल्फ़ा पोजीशन के साथ अटैक करवा रहे हैं तो हमारा वो मोर स्टेबलाइज होगा, क्योंकि अल्फ़ा पोजीशन पर अटैक कराने से हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बीटा पोजीशन से करा रहे हैं तो बीटा पोजीशन से कराने पर हमें सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है, और ये हम जानते हैं कि जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है उतना ही हमारा स्टेबल हमारा वो सिस्टम बनता है। तो यहाँ पर हमारा अल्फ़ा पोजीशन जो होगा वो मोर स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू द बीटा पोजीशन या फिर बीटा अटैक पर। लेकिन हम लोग बीटा पोजीशन या बीटा अटैक को भी हम लोग प्री डोमिनेट कर सकते हैं, बट अंडर अ सर्टेन कंडीशन, किसी सर्टेन कंडीशन के अंडर। एक एग्जांपल से यहाँ समझते हैं, सल्फोनेशन ऑफ नेप्थलीन। नेप्थलीन का सल्फोनेशन कराते हैं एट 80 डिग्री पर अगर हम कराते हैं तो ये रिएक्शन हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम तक रिच नहीं होता है, ये काइनेटिकली कंट्रोल हो जाता है और हमें एक अल्फ़ा आइसोमर मिलता है जिसे कि हम लोग अल्फ़ा नेप्थलीन सल्फोनिक एसिड कह सकते हैं, और ये हमारा लेस स्टेबल होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको 160 डिग्री पर अगर रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक इक्विलिब्रियम पर हमारा ये रिएक्शन पहुंचेगा, ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा और ये हमारा बीटा आइसोमर प्री डोमिनेट होगा। यानी कि यहाँ पर हम बीटा आइसोमर को डोमिनेट कर रहे हैं। ये क्या कंडीशन है? तो हम यहाँ पर टेम्परेचर को अपने लेस और मोर कर रहे हैं। यानी कि टेम्परेचर को अगर हम लोग या फिर किसी भी सर्टेन कंडीशन को कोई भी कुछ भी हो सकता है, ये किसी सर्टेन कंडीशन पर हमें बीटा अटैक या बीटा पोजीशन भी हमें डोमिनेशन में मिल सकता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ मोर इंटेंसिव ऑफ डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ एनिलियम आयन, एंथ्रासिन, नेप्थलीन एंड अदर फ्यूज्ड रिंग। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। पॉलीसाइक्लिक यानी ये सभी जो हैं वो हमारे बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। टॉपिक है स्टेरिक इफेक्ट एंड ऑर्थो पैरा रेशियो। क्या है? व्हेन अ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंटेनिंग एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अंडर गोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड। यानी कि अगर हमें कोई बेंजीन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और उसमें ऑलरेडी कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच है और अगर वो किसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में को वो फॉलो कर रहा है तो जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा या तो वो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा या तो वो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया है कि बेंजीन में हमारे 2 ऑर्थो पोजीशन जो होते हैं अवेलेबल होते हैं इन कंपेयर टू द ओनली 1 पैरा पोजीशन, और इसी को देखते हुए एक ऑर्थो पैरा रेशियो या ऑर्थो पैरा आइसोमर जो है वो सपोज किया गया है जो कि हमारा 2:1 है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ये रेशियो काफ़ी कम है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इन रेशियो को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट भी कह सकते हैं, पोलर इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, सॉल्वेंट इफेक्ट या टेम्परेचर। ये सभी हमारे ऑर्थो पैरा रेशियो को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट कैसे अफेक्ट करता है। तो बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द ऑर्थो पोजीशन, द प्रोपोर्शन ऑफ द ऑर्थो आइसोमर डिक्रीजेज एज द साइज ऑफ द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग इंक्रीजेज और द साइज ऑफ एक्टिवेटिंग अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों का जो भी ऑर्थो पैरा ग्रुप जो अटैच है अगर वो हमारा बल्कियर है साइज़ में, अगर वो हमारा साइज़ में बल्कियर है तो हम मतलब वो जितना ही ज़्यादा बल्कियर होगा उतना ही हमें ऑर्थो आइसोमर हमें कम ऑब्टेंड होगा या उसकी जो प्रोपोर्शन है वो हमें कम ऑब्टेंड होगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं नाइट्रेशन। तो यहाँ बेंजीन में हमारा केवल CH3 ग्रुप जुड़ा है, एक कार्बन के साथ हमारे 3 हाइड्रोजन अटैच है, मिथाइल ग्रुप, और इसका अगर हम लोग कर रहे हैं नाइट्रेशन तो हमको ऑर्थो 58% मिल रहा है और पैरा 37% मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर तो हमारा ऑर्थो जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बल्कियर ग्रुप लेते हैं जो कि हमारा यहाँ पर कार्बन के साथ ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल है, यहाँ पर हमारे कार्बन के साथ 3 हमारे मिथाइल ग्रुप अटैच है, और अगर जब हम इनका नाइट्रेशन करा रहे हैं तो ऑर्थो वाला 16% हो जा रहा है और पैरा वाला 73, यानी कि यहाँ पर हमारा पैरा पोजीशन मेजर प्रोडक्ट हो गया।
ठीक है। अब सेकंड है हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ अफेक्ट द ऑर्थो पैरा रेशियो इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट भी हमारे ऑर्थो पैरा रेशियो को अफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यानी कि हेलोजन ग्रुप का यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे कम हमारा है फ्लोरीन का है, फिर क्लोरीन है उससे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन है और आयोडीन का सबसे ज़्यादा है। यानी कि आयोडोबेंजीन गिव द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट एंड फ्लोरोबेंजीन गिव द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द ऑर्थो प्रोडक्ट। अब हमारा एक लास्ट है इप्सो अटैक। तो इप्सो अटैक क्या है? अ पोजीशन which is already occupied by non-hydrogen substituent in an aromatic ring is called ipso position। यानी कि वो पोजीशन जिस पोजीशन पर हमारा ऑलरेडी कोई नॉन हाइड्रोजन सब्सिक्वेंट अटैच है किसी एरोमेटिक रिंग में, तो उसको हम लोग इप्सो पोजीशन कहेंगे। और अगर कोई उस पर अटैक किया जा रहा है तो उसको इप्सो अटैक कहेंगे। और अगर हम लोग उस अटैक और उस पोजीशन को फॉलो करें किसी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में तो उसे हम लोग इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं प्रोटोडेल्काइलेशन ऑफ एन एल्किल बेंजीन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इन दिस रिएक्शन टर्सरी एल्किल ग्रुप आर मोस्ट इजली रिमूव। ये हम लोग का इजली रिमूव हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा एज अ कार्बोकैटायन के फॉर्म में ये हमारा डिपार्ट हो गया है। और द टर्सरी ब्यूटाइल इज़ यूज टू प्रोटेक्ट। टर्सरी ब्यूटाइल का क्या यूज़ था इसके साथ अटैच होने का? आप देख रहे हैं टर्सरी ब्यूटाइल जो है वो ये हमारा जो कार्बन बेंजीन है ये हमारा कार्बन से अटैच, यानी कि ये हमारा नॉन हाइड्रोजन तो नहीं है, तो 9 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। और तो और ये हमारे इस कार्बन को इस बेंजीन को ये प्रोटेक्शन भी दे रहा है। द मोस्ट रिएक्टिव पोजीशन इन द कंपोनेंट, ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव कंपोनेंट या मोस्ट रिएक्टिव पोजीशन होगा टू इफेक्ट रिएक्शन एल्सवेयर, जो कि इस रिएक्शन में कहीं भी अपना असर दिखाता है, जो कि प्रोटेक्ट करने में दिखा रहे हैं। तो मैंने अपना बेस्ट ट्राई करके आपको ये चैप्टर समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।